काल के साथ मिलकर देव नैना के ऊपर हमला करने के लिए आ तो गया था, लेकिन देव को ना तो काल की पूरी शक्तियों के बारे में पता था और ना ही उसे इस बात की जानकारी थी कि आखिर काल नैना को क्यों मारना चाहता है। इन बातों को जानने में देव को उतनी रुचि भी नहीं थी, पर उसे अब बस नैना की हार तथा उसकी मौत से मतलब था। उधर आर्यमान से बात करने के बाद नैना को काल की शक्तियों का पता चल गया था। काल अपने सामने वाले योद्धा की आदि शक्तियों को खुद में समाहित कर लेता था और इस वजह से उसे हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। आर्यमान ने ब्रह्मयंत्र की रक्षा के लिए नैना को काल से सीधे युद्ध करने से मना कर दिया था। आर्यमान से काल के बारे में जानकर नैना को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काल उसकी हत्या करने क्यों आया है। आर्यमान की बात सुनकर नैना अभी काल का कोई समाधान खोज ही रही थी। तब तक बीच में पड़ते हुए देव उसे काफी कुछ सुना देता है। देव की बातों को सुन नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो देव की ओर देख चीखते हुए कहती है, अरे ओ डरपोक, पहली बार मुझसे हारकर अपने दादाजी के पीछे छिप गया था और अब फिर किसी दूसरे योद्धा के सहारे मुझसे युद्ध करने आया है। अगर हिम्मत है ना तो खुद सामने आकर युद्ध करके दिखा। लगता है सिंह वर्मन के खानदान वालों की बस जुबान ही चलती है, युद्ध के नाम पर वो बस दूसरों के पीछे छिपना ही जानते हैं। नैना की बातों को सुन देव का चेहरा सबके सामने शर्म से लाल हो जाता है। ए दुष्ट लड़की, तेरी हिम्मत कैसे होगी जो तूने मेरे दादाजी के बारे में कुछ बोला। इतना कह वो काल की ओर देखते हुए कहता है, अरे तुम क्यों खड़े हो काल, जाओ और इस नीच की गर्दन मरोड़ डालो। वो मेरी बेइज्जती की जा रही है और तुम बस इसे चुपचाप देख रहे हो। देव का यूं हुक्म देना काल को पसंद नहीं आता है। वो देव की ओर देखते हुए धीमे शब्दों में उससे कहता है, मैं राजमहल का नौकर नहीं हूं जो तुम मुझे यूं हुक्म दे रहे हो। अगर तुमने दोबारा ऐसी गुस्ताखी की ना तो नैना से पहले तुम ही मार दिए जाओगे। काल के बोलने का तरीका और उसका इन बातों को कहने का अंदाज देव के भीतर खौफ पैदा करने के लिए काफी था। काल की धमकी के बाद देव बिल्कुल ही शांत हो जाता है। नैना और वहीं खड़ी निशा तथा जयराम भी इस पूरे नजारे को देख रहे थे। तभी काल नैना की ओर देखते हुए कहता है, लड़की, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, अब युद्ध के लिए सामने आ जाओ या अपनी मौत के लिए तैयार रहो। इतना कह काल अपनी तलवार निकाल लेता है। तलवार निकालने के साथ ही उसने जिस कपड़े से अपने चेहरे को ढक रखा था उसके ऊपर भी एक मुखौटा चढ़ा लेता है। इसके साथ ही वो कपड़े को भी काफी अच्छी तरह से बांध लेता है ताकि युद्ध के दौरान वो उससे अलग ना हो। काल को तलवार निकालते और युद्ध के लिए यूं तैयार होते देखने के बावजूद नैना बिल्कुल चुप होकर देख रही थी। तभी जयराम उससे कहता है, अपनी तलवार निकालो नैना, वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम उसके सामने युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं हो। जयराम की इन बातों को सुन रही नैना काल के बढ़ते कदमों को देख रही थी। नैना जयराम से कहती है, दादा, अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो सिर्फ मेरी जान जाएगी, लेकिन अगर मैंने युद्ध किया ना तो पूरा संसार खतरे में पड़ जाएगा। इतना कह नैना काल को देखने लगती है। नैना की इस बात को सुन जयराम बिल्कुल ही हैरान था। वो बस नैना की ओर देखे जा रहा था। उधर काल के कदम नैना की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। नैना भी एक कदम आगे बढ़ाती है और शाही दवाखाने की जमीन से बाहर निकल जाती है। नैना को हथियार ना निकालते देख काल भी हैरान था, लेकिन नैना के गर्दन को अपना लक्ष्य बनाकर वो उसकी तरफ बढ़े चला जा रहा था। काल और नैना की बीच की दूरी अब सिमटकर बस कुछ गज की ही बची थी। काल अपनी तलवार को हवा में उठाता है और उसका अगला निशाना नैना की गर्दन ही बनने वाली थी। नैना को इस तरह बिना हथियार उठाए काल का इतना आसान शिकार बनते देख हर कोई हैरान था। निशा चीखते हुए कहती है, हथियार उठाओ नैना, उससे बचो नैना। निशा के चीखने भर में काल अपनी तलवार का रुख नैना की ओर मोड़ देता है, लेकिन तभी एक दूसरी तलवार काल की तलवार के रास्ते में आती है और उसका रुख बदल कर रख देती है। काल के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि जयराम था। जयराम को युद्ध के लिए उतरते देख निशा तुरंत नैना के पास आती है। तुम ठीक तो हो ना नैना, क्या हो गया तुम्हें, आखिर तुम्हारी तलवार कहां गई। निशा की बातों का नैना कोई भी जवाब नहीं देती। उसकी निगाहें बस जयराम के ऊपर टिकी हुई थी। दादा, ये आपने क्या कर दिया, यही सोचते हुए नैना जयराम की चिंता में डूबी हुई थी। उधर जयराम को यूं काल का वार रोकते देख देव चीखते हुए कहता है, महामंत्री जयराम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुम इस राजद्रोही का साथ कैसे दे सकते हो। काल के सामने अपनी तलवार लेकर खड़ा जयराम देव की ओर देखते हुए कहता है, राजद्रोह की बात तो तुम ना ही करो देव वर्मन। एक घरेलू शत्रु को हराने के लिए तुम किसी विदेशी को इस कुसान की धरती पर ले आए हो। इससे बड़ा राजद्रोह क्या ही हो सकता है देव। अपने बदले के चक्कर में तुम सब कुछ भूल गए हो, जबकि तुम्हें भी पता है सच्चाई क्या है। महामंत्री जयराम की बातों को सुन देव चुप हो गया था। जयराम अभी देव की ओर देख ही रहा था, तब तक काल उसके ऊपर हमला करने के लिए झपटता है। जयराम का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से काल को उसके ऊपर झपटते देख नैना चिल्लाती है, दादाजी पीछे, वो आपके पीछे। नैना की बातों को सुन जयराम पीछे मुड़ता है तो उसे काल बेहद तेजी से अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। काल को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देख जयराम समझ गया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वो बस अपनी तलवार को ही आगे कर पाता है। तब तक काल के तलवार का प्रहार आकर जयराम की तलवार से टकराता है। काल की तलवार की शक्ति इतनी अधिक थी, उससे टकराने के साथ ही जयराम कुछ दूर जाकर गिर पड़ता है। दादाजी, आप ठीक तो हैं? काल के हाथों जयराम को घायल होते देख निशा और नैना चिल्लाकर उससे ये सवाल करते हैं। निशा और नैना के सवालों को सुन जयराम खड़ा होता है और निशा तथा नैना की ओर देखते हुए कहता है, हाँ हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वत्सल साम्राज्य की लड़ाई में मैंने
ऐसे कई चमगादड़ों को धूल चटाई है। ये भी नए भेष में वही पुराना चमगादड़ लग रहा है। धोखे से वार और छल कपट से युद्ध जीतना, यही तो इन चमगादड़ों की निशानी है। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे ये दादा अभी भी अपनी पैरों के नीचे ऐसे चमगादड़ों को मसल सकते हैं। इतना कह जयराम अपनी तलवार को काल से युद्ध के लिए ऊपर कर लेता है। जयराम की बातों को सुन काल की आंखें बड़ी हो जाती है। उसका चेहरा तो कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन उस मुखौटे के भीतर उसकी आंखों में ज्वालामुखी की ज्वाला धधक रही थी। वो कुछ भी बोलने या सुनने का इंतजार किए बिना जयराम की तरफ अपनी तलवार लेकर टूट पड़ता है। दादाजी संभालिए खुद को, दादाजी उसके गर्दन पर वार कीजिए। काल की चमचमाती हुई तलवार के द्वारा जयराम के ऊपर हो रहे लगातार हमलों को देख नैना और निशा का दिल खौफ से कांप रहा था। अनहोनी की आशंका से नैना की नजरें बिल्कुल जयराम और काल के ऊपर ठहर गई थी। काल तो जयराम दादा के ऊपर लगातार वार कर रहा है। जयराम दादा की रफ्तार तो काल के सामने कुछ भी नहीं है। ये इसका ज्यादा समय तक सामना कैसे कर पाएंगे? जयराम के लिए नैना और निशा की चिंता जल्दी सही साबित होती है। काल के तलवार की ताबड़तोड़ वार को जयराम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। काल के वार से जयराम की तलवार ऊपर से टूट जाती है और उसका टूटा हुआ टुकड़ा उसके ही पैर में जा धंसता है। जांघों में टूटे हुए तलवार का टुकड़ा लगने के साथ ही जयराम जमीन पर गिर पड़ता है। दादाजी, दादाजी! जयराम को जमीन पर गिरते देख निशा और नैना उसकी ओर दौड़ कर जाती है। दादाजी, आप ठीक तो हैं? इतना कह नैना जयराम के पैर में लगे तलवार के टुकड़े को खींचकर बाहर निकालती है। तलवार के टुकड़े के बाहर निकलते ही जयराम दर्द से कहरा उठता है। हे मां! नैना और निशा तुरंत कपड़े के एक टुकड़े को उसके जख्म पर बांधती है। नैना और निशा को यूं चिंता करते देख जयराम दर्द से कहराते हुए उनसे कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये तो बेहद मामूली सा घाव है। इतना कह जयराम लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और अपनी टूटी हुई तलवार को उठा लेता है। नैना और निशा से दूर जाते हुए वो काल की ओर देखते हुए कहता है, आओ चमगादड़, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे। जयराम को इस तरह दोबारा खड़ा होता देख नैना का कलेजा बैठा जा रहा था। वो जयराम को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे इसका कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। उधर जयराम के ललकारने के बाद काल भी एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया था। जयराम के पैर में लगी चोट से खून अभी भी रिस रहा था। वो जैसे तैसे खड़ा तो हो गया था, लेकिन काल से युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। इसके बावजूद भी उसने दोबारा काल को ललकार दिया था। काल के महज कुछ प्रहारों से जयराम को घायल होते देख निशा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे इतने ताकतवर दादाजी इतने कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? किसी भी योद्धा के महज कुछ वारों से ये घायल कैसे हो सकते हैं? वत्सल के लिए हजारों लड़ाइयां लड़ने वाले योद्धा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? निशा के आंसू और उसके हर सवाल का जवाब नैना के पास था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। नैना को एहसास हो रहा था कि जयराम की आदि शक्तियां काल ले चुका है। उधर जयराम एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो तो गया था, लेकिन काल का अगला वार पड़ते ही वो जमीन पर गिर जाता है। दादाजी! काल के तलवार का वार जयराम के तलवार से होते हुए उसके हाथों पर लगा था और उससे खून की धार निकल पड़ी थी। इसी धार को देख रही निशा अपने दादा के पास जाने के लिए दौड़ पड़ती है। उधर नैना की नजरें काल के ऊपर थी। अपनी चमचमाती तलवार को हाथ में लिए काल कातिल इरादों के साथ जयराम की ओर बढ़ रहा था। काल से नैना कैसे बचाएगी जयराम की जान? इस मायावी योद्धा से जीतेगी नैना या फिर होगी उसकी हार? आखिर ये रहस्यमय शख्स क्यों लेना चाहता है नैना की जान?